जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के YouTube चैनल पर। और आज जो हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो इससे पहले अभी देख लें कि पीछे जो भी टॉपिक हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को जितनी भी क्लासेज है पीछे की बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और जिन्होंने रेगुलर क्लासेस की हैं उनके सब कुछ अच्छे से कंटेस्ट हो गया होगा। साथ साथ हम प्रैक्टिस भी लेकर चल रहे हैं तो प्रैक्टिस भी अच्छे से आप लोगों ने की ही होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो भारत की कार्यपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो क्या है। तो इस सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कोई भी सरकार होती है या हम कह सकते हैं जो राज्य है, राज्य का कंसेप्ट मैं आप लोगों को शुरुआत से ही समझाता हुआ आ रहा हूं। तो हमने देखा है कि राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, यानी एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, एक विधायिका, विधायिका और एक जो होती है न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। तो ये कंसेप्ट हमने शुरू में ही चीज़ों को समझा था। देखिए कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका होती है जो किसी भी लॉ को एनफोर्स कराती है या किसी भी कानून को जो है वो क्या करती है, लागू कराने का काम करती है। ठीक है। विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या करती है कि लॉ मेकिंग का काम करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है, यानी कि कानून बनाने का कार्य करती है, कानून निर्माण का काम करती है। ऐसी न्यायपालिका जो होती है वो ये देखती है कि संविधान के समान कार्य हो रहा है या नहीं, है ना, संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है, यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सब चीज़ें संविधान के अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये चीज़ें जो है मेनली किसी भी राज्य में देखने को मिलती है। और भारत में हम देखते हैं इसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस चीज़ को हमने पीछे देखा था। तो आज जो हम बात करेंगे मेनली हम इसी बात पर फोकस जो होगा हमारा कार्यपालिका और विधायिका को लेकर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। न्यायपालिका को हम आगे अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। अगली क्लासेस आपको इसी तरीके से रेगुलर मिलती रहे और आप इसी तरीके से अच्छी चीज़ों को सीखते रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ते जाएंगे और एक लिमिट जो हमें चाहिए लाइव आने के लिए, अगर वो लिमिट हमें मिल जाती है तो उसके बाद जो है आपको और भी बेस्ट क्लासेस मिलेंगी। अभी तो ये हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन गैप करके आती रहे क्लासेस, क्योंकि एक मोटिवेशन चाहिए ना रेगुलर के लिए। तो उसी लिए मैं ये कहूँगा कि जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ नंबर्स हमारे बढ़ा दीजिए, तो आप लोगों के लिए और अच्छी क्लासेस आती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो सरकार होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका काम करती है। तो जो एक सरकार है, भारत सरकार में हम अगर देखें तो सरकार के लिए जो मुख्य रूप से या जो प्रमुख संबंध है सरकार के लिए भारत में अगर देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो एक संबंध की प्रकृति है, बात को आराम से समझते चलिए, संबंध की जो प्रकृति है उसके आधार पर जो है देशों को 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में बांटा जाता है। देशों को कितने प्रकार की, 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में बांटा जाता है। एक को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था वाला देश कहा जा सकता है, और एक को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाला या राष्ट्रपति व्यवस्था वाला देश कह सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तो संसदीय शासन व्यवस्था हो जाती है, एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है। कैसे कि सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में किस प्रकार का संबंध है उसको लेकर हम देखते हैं कि 2 तरीके की शासन व्यवस्था आती है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, एक संसदीय शासन व्यवस्था और एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है। ये कार्यपालिका है ना, इसका उत्तरदायित्व किसकी तरफ होगा, विधायिका की तरफ होगा। तो कार्यपालिका का जो उत्तरदायित्व होता है इसका क्या होता है, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। जो उत्तरदायित्व होता है वो किसके प्रति होता है, विधायिका के प्रति होता है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, किसके प्रति, विधायिका के प्रति, है ना, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो होता है वो कार्यपालिका का जो है, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व नहीं होता है, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व नहीं होता है। किसके प्रति नहीं होता है, अगर हम देखें तो विधायिका के प्रति नहीं होता है। ये स्वतंत्र होती है, विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र होती है कार्यपालिका जो होती है, किसमें, राष्ट्रपति व्यवस्था वाले शासन में। इसलिए जो है ये जो कैबिनेट है इसकी, किसकी, संसदीय व्यवस्था में अगर हम देखते हैं जो कैबिनेट होती है, कार्यपालिका होती है, वो स्वतंत्र होती है, माफ कीजिएगा स्वतंत्र नहीं होती है, उस पर वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वतंत्र किसमें होती है, एक तरीके से जो वहाँ की कैबिनेट है या कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति व्यवस्था में विधायिका से स्वतंत्र होती है, उससे अलग रहकर काम करती है, वह उत्तरदायी नहीं होती है विधायिका
के लिए। अब विधायिका, कार्यपालिका, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग, है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका मेनली दो टर्म्स में बटी होती है। एक जो परमानेंट होती है स्थायी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव। स्थायी कार्यपालिका में आते हैं जो अधिकारी वर्ग है, या कहा जाए जैसे सिंपल भाषा में आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है ना, ऐसे जो अधिकारी होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे वित्त सचिव हो गया, फिनांस सेक्रेटरी हो गया। फिनांस सेक्रेटरी कौन होगा, इनमें से कोई एक अधिकारी होगा, मुख्य रूप से आईएएस अधिकारी होगा या आईआरएस अधिकारी होगा, ठीक है, वो होगा। तो अब वो क्या होंगे, स्थायी होंगे, यानी कि सरकार बदलने पर वो अपने पद से नहीं हटेंगे, उनका पदनाम बदल सकता है। लेकिन जो अस्थायी होता है, एक अस्थायी टाइप की होती है कार्यपालिका। अस्थायी टाइप की कार्यपालिका कैसी हो गई, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, पीएम हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, सीएम हो गए, है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, इनका एक टर्म होता है, उस टर्म के बाद ये खत्म हो जाता है, तो अस्थायी कार्य। विधायिका क्या होती है, विधायिका वो होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर कानून बनता है, कानून बनेगा। और कानून कहाँ बनते हैं, हमारे यहाँ संसद में बनेंगे, और राज्यों की अगर हम बात करें तो विधानमंडल में बनेंगे वहां के। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, तो जो कार्यपालिका है यानी कि जो कैबिनेट है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके सदस्य हैं, या फिर जो अधिकारी वर्ग है, वो किसके, वो जो कैबिनेट होगा मुख्य रूप से वो किसके लिए उत्तरदायी होगा, विधायिका के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में, जहाँ पे राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर जो कार्यपालिका के प्रति वे उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें जो है संसद का विश्वास मत हासिल होता है। किसमें, संसदीय व्यवस्था का जो कार्यकाल रहता है मुख्य रूप से, जब तक कि उन्हें संसद का जो है प्राप्त होता है, क्या, एक विश्वास प्राप्त रहता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो सरकार है वह कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो संबंध होता है ना, संबंध की जो प्रकृति होती है, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था वाले कैसे होंगे। अगर हम भारत में देखें तो भारत में हमारे यहाँ कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था है, संसद वाली व्यवस्था है। लेकिन अगर हम इस देशों के उदाहरण देखें तो जैसे अमेरिका है, क्या है, अमेरिका। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, वहां पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो वास्तविक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास ही होती है। हमारे यहाँ जो है वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। तो हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कैसा संबंध है, उस संबंध के आधार पर वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कैसी शासन व्यवस्था होगी। तो हमारे यहाँ कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इस बात तक पहुंचने के लिए हमारी संविधान सभा में क्या हुआ, देखिए हमारी संविधान सभा में जो एक प्रमुख सदस्य थे श्रीमान केटी शाह जी, तो केटी शाह जी ने राष्ट्रपति शासन की का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि देश में जो है राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति व्यवस्था वाला कंसेप्ट होना चाहिए। किसने कहा था, ये संविधान सभा में केटी शाह जी ने कहा कि हमारे देश में जो है क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वाला व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति व्यवस्था का पक्ष उन्होंने रखा। लेकिन संविधान सभा ने जो है अंततः किसको चुना, संसदीय व्यवस्था वाले को चुना, संसदीय व्यवस्था को जो है चुना। अब इसमें हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था को चुनने के कारण क्या थे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमने संसदीय व्यवस्था को क्यों चुना, क्यों कारण थे संसदीय व्यवस्था को चुनने के, हमने राष्ट्रपति वाली व्यवस्था को क्यों नहीं चुना। तो इसके पीछे जो एक छोटा सा टर्म क्या रहेगा, छोटा टर्म ये रहेगा कि हमें 3 पार्ट्स मुख्य रूप से, या 3 कारण जो हैं मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। एक तो सबसे पहला कि संसदीय व्यवस्था से हमारी निकटता थी, है ना, संसदीय व्यवस्था से परिचित थे हम लोग। कैसे परिचित थे, देखिए संसदीय व्यवस्था और कहाँ है, संसदीय व्यवस्था अगर हम देखें तो इंग्लैंड में भी हमें संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि ब्रिटिश के यहाँ क्या है, संसदीय शासन, संसदीय वाली व्यवस्था है वहाँ पर। और हमारे यहाँ भी जो है 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था 1935, उसके द्वारा एक तरीके से लगभग पूरी तरीके से संसदीय व्यवस्था कायम हो चुकी थी। लोकसभा, राज्यसभा जैसे अपर हाउस, लोअर हाउस जैसी कंडीशन आ चुकी थी। तो हम जो है इससे यूज टू थे, यानी कि हमें संसदीय व्यवस्था में किस तरीके से काम करना है, कैसे चलना है, इसके क्या नियम कानून हो सकते हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी थी। तो हमने कहा कि हम क्यों एक नई धारणा को अपनाएं, और जो चीज़ हमें पहले से आती है हमें उसी के साथ ही चलना, आगे चलना चाहिए, हम क्यों वापस पीछे मुड़ कर जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, संसदीय व्यवस्था से परिचित रहे हम लोग, और पर जो पहले से ही परिचित थे तो हमने संसदीय व्यवस्था को अपना लिया।
इसके बाद दूसरा देखा गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक कंसेप्ट यहाँ पर रखा कि हम क्यों संसदीय व्यवस्था को लें। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस और इशारा किया कि जो राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है, कौन सी राष्ट्रपति व्यवस्था है, राष्ट्रपति व्यवस्था मुख्य रूप से देखा जाए तो ये स्थायी तो होती है, यानी कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें सरकार आसानी से नहीं गिर सकती है, लेकिन ये उत्तरदायी नहीं होती है, यह उत्तरदायी नहीं होती है अपने कार्यों के लिए, जो है विधायिका में उत्तरदायी नहीं होती है, जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में क्या है, संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि ये स्थायी थोड़ी कम होती है, यानी कि ये थोड़ा अस्थायी होती है। जैसे कि अगर अविश्वास मत ले आया गया तो सरकार गिर जाएगी, या किसी भी तरीके से समर्थन चला गया, या फिर जिसने सरकार बहुमत से बनाई थी समर्थन ले लिया किसी पार्टी ने, या कुछ जो उनके एमएलए एमपीज हैं वो छोड़कर उन्हें चले गए, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। वो अस्थायी तो है, यानी कह सकते हैं स्थायी नहीं है, लेकिन इसमें उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमें जो है उत्तरदायित्व चाहिए अभी, कि हम जो है ये देखें कि जो भी काम हमारे मंत्री कर रहे हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व क्या है। वो जो भी उनसे सवाल पूछा जाए, जो भी उन्होंने काम किया है, क्या उन्होंने ऐसे ही कर दिया है या किसी वजह से किया है, उसका जवाब उन्हें पूरा देना होगा, जो कैबिनेट है उसको पूरा जवाब देना होगा। तीसरी बात जो रही वो ये रही कि जो भारत की प्रकृति है ना, भारत की प्रकृति, यानी कि भारत की प्रकृति को अगर हम देखें तो भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां या धर्म, विभिन्न धर्म हैं, जातियां हैं, बोलियां हैं, संस्कृतियां हैं, है ना, इतने तरीके की बहुत से पूरा डाइवर्सिटी है, और इतना जटिल कहा जा सकता है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विविधता इतनी जटिल है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ही रूल करे, वो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए क्या किया गया कि सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके संसद में, यानी कि सभी लोग अपनी बात को आसानी से रख सके, प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व हो सके, उसके लिए भी हमने क्या किया कि संसदीय व्यवस्था को लेकर। संसद में क्या होता है कि सब एरिया के, सब जगह के एमपीज आकर बैठते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। तो उस चीज को देखते हुए क्या किया हमने, संसदीय शासन व्यवस्था को या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने यहाँ पर अपना लिया। तो ये आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमने क्यों अपनाया, और सरकार किस तरह की शासन व्यवस्था वाली होगी, वो कैसे डिसाइड होगा कि वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध कैसा है। अगर संबंध उत्तरदायित्व का है, यानी कि कार्यपालिका जो है किसके प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो वो कैसी होगी, संसदीय शासन वाली होगी। अगर विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं है तो वो राष्ट्रपति व्यवस्था वाली होगी। और क्यों हमने लिया, एक तरीके से प्रमुख जो 3 कारण रहे वो कुछ इस तरह से रहे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको लेकर ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं कि 1970 के दशक तक, कब तक, 1970 के दशक तक हम ये पाते हैं कि इसको लेकर बड़े वाद विवाद और बहस शुरू हो जाती है कि हमें जो है अब क्या कर लेना चाहिए 1970 के दशक तक, कि हमें जो है अब पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर चले जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति वाली व्यवस्था पर चले जाना चाहिए। इसको लेकर जो है काफ़ी वाद विवाद, बहस, डिबेट्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि इसके बाद ही आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि 1975 में हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार, और इसी दौरान जो है भारत में इमरजेंसी भी लगा हुआ है, और इसी दौरान एक समिति का गठन किया गया था जिसने मूल कर्तव्यों को डिसाइड किया, जो कि कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उस स्वर्ण सिंह समिति ने इस पर जो है विस्तार से काम किया कि क्या हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर चले जाना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने इसमें यह अनुशंसा की कि भाई हमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर ही रहना चाहिए, ये अच्छा काम कर रही है, और हमें जो है इससे अलग नहीं हटना चाहिए, हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ये काफ़ी एडवांस है, यानी कि इसको समझ पाना थोड़ा कठिन रहेगा भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी है, वो अच्छे से जानते हैं किस तरीके की चुनाव प्रक्रिया होगी, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति वाली चुनाव प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल भी मानी जाएगी लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, कि हमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, इसी को ही रहने दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद से लगभग एक बहस ये शुरू हो गई, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये बात उठ जाती है कि क्या हमें राष्ट्रपति व्यवस्था वाली शासन प्रणाली पर चले जाना चाहिए अब, या हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म पर ही बने रहना चाहिए। तो अभी तक तो फिलहाल हम पार्लियामेंट्री फॉर्म पर ही बने हुए हैं और उसी पर ही जो है आगे रेगुलर काम कर रहे हैं।
तो इसके बाद ही अगर हम देखा जाए तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये मैंने बताया अभी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे आया। तो भारत शासन अधिनियम जो आया वो किसके काल में आया? ब्रिटिश काल में आया। ब्रिटिश काल में आया, जब हम ब्रिटिश का रूल था हमारे ऊपर तब आया। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश शासन प्रणाली थी हमारे ऊपर, तो हमने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई वो कहाँ से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई, है ना, ब्रिटिश लोगों से अपनाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा वहाँ पर ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था थी या संसदीय प्रणाली थी वो ही हमने बिल्कुल एज इट इज अपना ली। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों में अपने, है ना, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें और कमेंट करें, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट जरूर करें। तो शेयर करें जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में। चलिए, तो ब्रिटिश से हमने ली, कहाँ से ली? ब्रिटिश से ली। तो इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जैसा वहाँ पे था बिल्कुल ऐसा ही हमने उठा के चेप दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि नकल की गई है, तो नकल नहीं है। नकल का मतलब क्या होता है कि जैसा उसमें क लिखा हुआ है तो वैसे ही हमने क लिख दिया, जैसा वहाँ पे ABCD लिखा हुआ है वैसे ABCD लिख दिया, 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 लिख दिया, उसे नकल कहते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल छाप दिया। हमने केवल एक विचार को लिया। वो विचार हमने क्यों लिया? अभी हमने बताया कि हमें जो है एक तरीके से यूज टू हो गया था, किसी भी चीज को जो है हमें यूज करना उसे अच्छे से आ गया था, तो हम वापस मेहनत करके क्यों जाए पीछे और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं और उसको एक तरीके से लागू करने, उसको चलाने, उसको ठीक तरीके से लागू करने के बारे में दोबारा से सीखे, जाने, समझे, उस पर इतनी रिसर्च करें। उस पर क्यों करें जब हम पहले से इस चीज़ को जानते थे? तो अब उसको जो है हमने अपने हिसाब से अपने लिए डाला। तो क्या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है और जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है, उनमें क्या एक मूलभूत अंतर है? तो हाँ बिल्कुल है। तो कौन कौन से अंतर है उसको अब जो है थोड़ा सा देख लेते हैं फटाक से, और उनसे जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और अभी तक जो भी कंसेप्ट बताया है उन सबसे प्रश्न बनते हैं। आप अगर UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने वाले हैं या UPSC की परीक्षा देने वाले हैं और वो लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, यूज टू हैव। अगर उन्होंने इनकी एक एक शब्द को समझ लिया, पढ़ लिया, तो बस काम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिक जो प्रीलिम्स का पेपर है वो उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते में ही, कि कई सारे क्वेश्चंस जो है आए हुए भी है, पुटअप भी हैं और आगे आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सहायक होगा। इसके अलावा जो अदर्स एग्जाम्स हैं, है ना, जैसे आप पुलिस का भी दे रहे हैं या अदर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि मेरी जो GS में यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसका कोई एक सब्जेक्ट या एक एग्जाम से लेना देना नहीं है, ये यूनिवर्सल है ना। हमारा जो GS है वो क्या है? यूनिवर्सल है, सभी एग्जाम में वही आना है। अब आपसे अगर यूपी टेट में आर्टिकल 17 पूछ लेता है तो क्या आर्टिकल 17 क्या अलग होगा किसी और एग्जाम में? नहीं, आर्टिकल 17 तो आर्टिकल 17 ही होगा ना। आर्टिकल 25 तो आर्टिकल 25 होगा और आर्टिकल 124 तो आर्टिकल 124 ही होगा। मतलब जितने भी आर्टिकल है संविधान तो सब में वही रहने वाला है। क्लियर है? तो बस चीज़ों को समझिए, है ना, एक तरीके से ऐसे पढ़िए कि आप एक ब्रॉड पढ़े। जब आप बड़ा पढ़ते हैं, ब्रॉड पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझते हैं। चलिए विभेद को देख लेते हैं कि क्या एक अंतर है किसके बीच में? ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है और उसके साथ साथ जो हमारी जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, अगर हम उसमें अंतर करें थोड़ा सा तो क्या हमें अंतर मिलता है कि सबसे पहले अगर ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रिटिश वाला। तो जो ब्रिटिश वाला है उसमें क्या है? सबसे पहले तो वहाँ पर जो राज्य का प्रमुख है ना, वो कौन है? अनुवांशिक है ना। राज्य का मुखिया जो है वो क्या है? अनुवांशिक। राज्य मुखिया वो क्या है भैया? अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब ये राजा रानी ही जो है वहाँ पर राज्य के मुखिया रहेंगे। राज्य का मुखिया अनुवांशिक है, मतलब क्या है? राजा रानी। राजा रानी, शुरू हो गई कहानी। तो राजा रानी जो है वही वहाँ के क्या होंगे? मुखिया होंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? भारत में अगर हम देखें तो भारत में कोई भी व्यक्ति देश का मुखिया बन सकता है। देश का मुखिया बन सकता है, जो भारत का नागरिक है, कोई भी भारत का नागरिक देश का मुखिया बन सकता है। यानी कि जो राज्य का मुखिया है, राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता हर कोई रखता है जो कि भारत का नागरिक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है और ये अनुवांशिक नहीं होता है, बल्कि हम क्या है? गणराज्य हैं। क्या है?
गणराज्य हैं, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का अर्थ ही क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ होता है जहाँ पर राज्य का प्रमुख या राज्य का प्रमुख जो है वो कैसे आए? वोटिंग के द्वारा आए, चुनकर आए और एक निश्चित समय के लिए चुनकर आए, एक निश्चित समय के लिए चुनकर आए। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से अगला अंतर देखें तो संसद की संप्रभुता पर आधारित, ठीक है, जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है वो उसमें क्या है? वो संसद की संप्रभुता पर आधारित है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था क्या है? संसद की संप्रभुता पर आधारित है। प्रभुता, जो संसद की संप्रभुता पर आधारित है मतलब क्या? यहां पर जो है संसद ही सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। बस यहाँ की संसद में इतनी शक्ति नहीं है कि ये महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती है, बाकी सब काम कर सकती है। इतनी पावर है यहाँ की संसद में, यानी कि सर्वोच्च है यहाँ की संसद, ठीक है। यहाँ की संसद सर्वोच्च है, कहाँ की? ब्रिटेन की। तो पार्लियामेंट है, वहाँ पे 2 हाउस हैं, वहाँ पर भी हमारी तरह। उस पर हम जब हम पार्लियामेंट पर बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो इसके लिए जल्दी से उस क्लास को देखने के लिए शेयर कर दीजिए जल्दी से। अब जो भाई सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तभी जो है क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू हो पाएगी। मैं तो बस यही कहूँगा आप लोगों से, जल्दी जल्दी जो है शेयर कर दो और एक नंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन हमें दे दो। हम आराम से जो है क्लासेस को रेगुलर करते रहेंगे। और इसके बाद अगर अच्छे सब्सक्रिप्शन हम नंबर आ गए तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि रेगुलर डेली सुबह 9 बजे से 1 बजे तक या 12 बजे तक जो है 5 घंटे गिन लीजिए कितने बजे तक होता है। 9 बजे से 5 जो है 5 घंटे लगा लीजिए। क्लासेस होंगी सारी कि 2 घंटे पॉलिटी हिस्ट्री की क्लास होगी, फिर उसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, फिर रीजनिंग की क्लास होगी, फिर हिंदी की क्लास होगी, ठीक है। रेगुलर क्लासेस होंगी, तो 5 घंटे तो हो ही गए लगभग। तो 5 घंटे रेगुलर क्लास, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो भाई दे दो, जल्दी से शेयर कर दो, वायरल कर दो पूरे वीडियो को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर संसद की संप्रभुता ये सर्वोच्च है। क्या है? संसद की सर्वोच्च है, जैसा मैंने बताया वो। लेकिन हमारे यहाँ संसद जो है वो सर्वोच्च नहीं है, संसद की संप्रभुता नहीं है, संसद की संप्रभुता नहीं है, ठीक है। संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये कि इसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध हैं। क्या प्रतिबंध हैं? कई बार आप लोगों से बताया है। एक तो मूल अधिकारी हो गया, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। मूल अधिकार प्रतिबंध है या नहीं है? ये कुछ भी थोड़ी कर सकती है ऐसे, है ना। अब मूल अधिकार है तो मूल अधिकारों में अगर कुछ भी कर दे, कोई भी कानून बना दे, तो उसके लिए क्या न्यायिक समीक्षा तो है, बनता है ना न्यायिक समीक्षा, कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर लिया। तो ये भी जो है क्या प्रतिबंध हो गया, नहीं हो गया? न्यायिक समीक्षा हो गया, है ना। लिखित संविधान है हमारा पूरा, उसको तुम ऐसे नहीं बदल सकते अपने मौखिक। वहाँ क्या हो गया कि कभी कुछ बोल दिया तो थोड़ी देर में कुछ अमेंडमेंट फटाक से करके क्या कर दिया? बदल दिया। तो लिखित संविधान है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रतिबंध है जो संसद पर हमारी पर आरोपित होते हैं और उसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च है। तो एक तो ये अंतर हो जाता है बेसिक। पहला अंतर क्या देखा कि राज्य का मुखिया वहां पर क्या होगा? वंशानुगत होगा। हमारे यहाँ जो है वंशानुगत नहीं होता है। हमारे यहाँ राज्य का मुखिया जो है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए, यानी राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आती है, ठीक है। हमारे यहाँ का मुखिया कैसे आता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। दूसरा अंतर क्या हो जाता है कि संसद की संप्रभुता सर्वोच्च है, वहां पर वहां की संसद कुछ भी कर सकती है, केवल महिला को पुरुष, है ना, और पुरुष को महिला बनाने के अलावा। चलिए, और इसके अलावा हमारे यहाँ की संप्रभु, हमारे यहाँ की संसद जो संप्रभु नहीं, सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च हमारे यहाँ क्या है? संविधान को कहा जाता है। संविधान जो है हमारे यहाँ सर्वोच्च है। और संसद की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, संसद की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ कि अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो बिना राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए चेंजेस नहीं कर सकती है संसद, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों पर। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री को संसद के निचले हाउस का, ब्रिटेन में क्या होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को, जो वहाँ के पीएम हैं, उनको जो है पीएम को वहाँ की जो संसद है, संसद का लोअर हाउस मतलब निचला सदन। निचला सदन किसे कहते हैं वहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन्स को, हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर निचला सदन है ना। हमारे यहाँ निचला सदन कैसे बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। वहां पर निचला सदन किसे बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स को बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जो वहां का बनेगा उसको जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, सदस्य होना होगा।
हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा स्थिति चेंज है। क्या है स्थिति चेंज है कि पीएम बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। किसी भी सदन का सदस्य होना होगा, चाहे आप लोकसभा के हो जाओ या फिर राज्यसभा के हो जाओ, किसी भी सदन का जो है सदस्य आपको होना पड़ेगा। जैसे दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो गए, ऐसे हमारे यहाँ हुए हैं। जैसे इंदिरा गांधी है ना, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे इसका अगर उदाहरण लें हम तो 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा से ही पीएम बनी थी। 1996 में देवगौड़ा ही जो है राज्यसभा से पीएम बने थे। ऐसे ही अगर देखा जाए और उदाहरण लिया जाए तो 2004 में कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2009 में फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों बार ही जो है राज्यसभा से पीएम बने थे। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ चाहे उच्च सदन का हो या निम्न सदन का हो, मेंबर होना चाहिए, प्रधानमंत्री बन सकता है। वहां पे क्या है, केवल निम्न सदन का मेंबर हो, उच्च सदन का मेंबर होगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री कहाँ का बनेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स का बनेगा। तो ये भी एक अंतर है, कहाँ के पार्लियामेंट्री फॉर्म में, ब्रिटिश के संसदीय व्यवस्था में और हमारी संसदीय व्यवस्था में अंतर दिख रहा है बड़ा एकदम, है ना। अब मत कहना कि बिल्कुल, बहुत से कैंडिडेट क्या कहते हैं, अरे जी हमने तो नकल करके ले लिया, सीधा सीधा। नकल ऐसे नहीं होती है, ठीक है। नकल जो है उससे विचार लिया जाता है केवल। यहाँ पे संविधान को ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे कि वहाँ अंग्रेज रहते किसी और तरीके से, हम भी उसी तरीके से रहते हैं क्या, नहीं। हमारी संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति एक है क्या, नहीं है। तो कैसे एक संविधान हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जो है चेंजेस किए गए हैं इसमें कि हमारे यहाँ की स्थिति के अनुसार क्या चीजें होने चाहिए। ऐसे ही एक और अंतर होता है कि संसद सदस्य ही जो है मंत्री नियुक्त हो सकता है, कहाँ, ब्रिटिश में। ब्रिटेन में क्या होगा कि जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्री नियुक्त हो सकता है। कौन, जो वहां का संसद है, पार्लियामेंट है, संसद का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जो है मंत्री हो सकता है, मंत्री नियुक्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोई भी मंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि 6 माह के लिए, केवल कितने दिन के लिए, 6 माह के लिए अधिकतम, है ना। अगर 6 माह के भीतर उसने किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली है, सदस्य नहीं बना है, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का सदस्य नहीं बना है, तो वो उसकी मंत्री वाली जो सदस्य नियुक्ति है, पद है, वो उसे छोड़ना होगा। ठीक है, अधिकतम कितने के लिए, 6 माह के लिए बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए शुरुआत में जरूरी नहीं है कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य होने के लिए उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि मंत्री पद पर वो नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे जो है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं तो उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भारतीय संसदीय सरकार है, इसकी कुछ एक प्रमुख विशेषताएं है ना। जैसे कि वास्तविक या नामिक अध्यक्ष कौन होता है, वास्तविक शासक कौन होता है, या नाम मात्र का शासक कौन होता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में अच्छे से क्लियरिफाई हो रही होगी। एक बार फिर से मैं शुरुआत से अगर दोहराऊँ यहाँ पर, तो क्या चीज़ आती है कि सरकार, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर वहाँ पर किस तरीके की शासन व्यवस्था होगी या किस तरीके की शासन प्रणाली होगी, उसके बारे में पता कैसे चलता है कि लोकसभा, कार्यपालिका और विधायिका कैसे एक दूसरे के प्रति संबंध रखते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति अगर उत्तरदायी है तो संसदीय व्यवस्था वाला कंसेप्ट वहां पे थोड़ा बहुत दिखाई देगा, और यह नहीं कहा जा सकता है पूर्ण रूप से दिखाई देता है। विधायिका के प्रति अगर कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं है तो वहां पर राष्ट्रपति वाला दिखाई देगा, जैसे अमेरिका में है ना, अमेरिका में है। और हमारा जो संसदीय व्यवस्था है वो मुख्य रूप से हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है ना। और ब्रिटेन से ऐसा नहीं मतलब लिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा जो है वहीं से चेप लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो भारत में जो संसदीय सरकार है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ तक? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई पूछ लेना, ठीक है।
तो भारत में जो संसदीय सरकार है वो नाम मात्र की जो अगर विशेषता देखें, संसदीय सरकार की जो विशेषता देखें तो एक नाम मात्र का भी देखा जाता है कि वास्तविक शक्ति जो है नाम मात्र में भी है और एक वास्तविक भी है। तो उसको देख लेते हैं कि भारत में संसदीय सरकार की जो एक विशेषता है वो कैसी है और किस प्रकार से है। तो सरकार जो कि अब हमारे यहाँ कैसी है, संसदीय सरकार है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ कैसी सरकार है भाई, जो सरकार यहाँ लिखी है। तो अब सरकार कैसी है हमारे यहाँ, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। बात समझ में आ गया क्यों है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार। अब इसकी अगर कुछ विशेषताओं के ऊपर दृष्टि डालें तो क्या क्या आता है। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं नामिक और वास्तविक, है ना। इसका बड़ा ही क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। नामिक और वास्तविक कार्यपालिका, समझे। नामिक जो है वो कौन है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, होता है, यानी कहा जाए तो राज्य का मुखिया होता है ना, राज्य का मुखिया होता है। राष्ट्रपति पर भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद वास्तविक जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका में कौन, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये आप लोग अच्छे से समझते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी कि ये कहाँ का मुखिया होता है, ये मुखिया होता है सरकार का, सरकार का मुखिया होता है। कहाँ का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। यानी कि वास्तविक जो है प्रधानमंत्री जो होगा वो सरकार का मुखिया होगा। वास्तविक कार्यपालक कौन होगा, प्रधानमंत्री, और वो कहाँ का मुखिया होगा, सरकार का मुखिया होगा। जो और इसमें जो बात बोली गई है, एक जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि पीएम के नेतृत्व में क्या होगा, जो प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में एक कैबिनेट होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और ये जो मंत्री परिषद है इसकी सलाह पर, इसके परामर्श पर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, कार्य करेंगे। राष्ट्रपति जी कार्य करेंगे, नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो परामर्श पर राष्ट्रपति जी कार्य करेंगे। तो क्या ये जो परामर्श दिया है, ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा, तो जी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में कर देना, ठीक है, कमेंट में बता देना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो राष्ट्रपति पर परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा। और ये कब से बनाया गया, ये जो परामर्श जो बाध्यकारी बनाया गया, तो इस परामर्श को बाध्यकारी बनाने के पीछे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जिम्मेदार है। एक 1976 में हुआ और एक 1978 में हुआ। तो इन दो संविधान संशोधनों के माध्यम से ये कर दिया गया कि राष्ट्रपति को जो कैबिनेट क्या करेगा, परामर्श देगा, वो बाध्यकारी होगा। वो सलाह जो है वो अनिवार्य रूप से माननी होगी, है ना। ये सलाह जो है अनिवार्य रूप से, या परामर्श जो है वो अनिवार्य रूप से माननी होगी, किसको, राष्ट्रपति जी को माननी होगी। और ये किस में कहा गया, 42वें और 44वें संविधान संशोधन में इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया। इसके अलावा अगर संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखें तो एक जो प्रमुख बात ये होती है, एक जो विशेषता ये होती है कि इसमें जो है बहुमत दल का जो नेता होता है या बहुमत दल जो होता है उसकी सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, ठीक है जी। बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसका शासन होता है यहाँ पर, यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं, है ना, जिसके ज़्यादा एमपीज हैं, जिसके ज़्यादा सदस्य हैं, जिस दल के ज़्यादा सदस्य वोट जीते हैं उनकी जो है सरकार बनेगी। अगर और उसके लिए सरकार बनाने के लिए कौन आमंत्रित करता है, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति बुलाते हैं सभी को कि भाई जिसका बहुमत दल जिसके पास है उसको राष्ट्रपति जी आमंत्रित करते हैं कि भाई तुम अपना विश्वास मत हासिल करो, संसद में जो है अपनी क्या करो, विश्वास मत हासिल करो, बहुमत दल के हो तो। अगर किसी भी तरीके से बहुमत नहीं बन पाता है, ठीक है, बहुमत ना बनने की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि गठबंधन,
है ना, गठबंधन वाली सरकार को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना जो है सरकार बनाए, शासन बनाए। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं इसमें, और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। बात क्लियर है? अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुमत दल प्राप्त दल का जो शासन है वो हम संसदीय सरकार की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण देखते हैं, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर हम जो देखते हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व देखते हैं ना। अभी हम पीछे इसी बात पर डिस्कस करके आ रहे हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो हम देखते हैं यहाँ पर। मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कैबिनेट है, कैबिनेट क्या है, ग्रुप है पूरा, और वो ग्रुप जो है उत्तरदायी है किसके लिए, विधायिका के लिए, विधायिका के लिए, है ना, जो कि हमारी क्या है, संसद है। अगर हम केंद्र की बात करें तो संसद है। ठीक है, संसद के लिए क्या है, वो उत्तरदायी है। जो पूरी कैबिनेट है वो उत्तरदायी है, और किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जवाबदेह किसके प्रति है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसी तरीके से देखा जाए तो जो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वैकल्पिक सरकार, अभी वैकल्पिक सरकार क्या होती है भाई, वैकल्पिक सरकार को एक तरीके से कहा जाता है विपक्ष का नेता वैकल्पिक पीएम है, प्रधानमंत्री है। भैया कुछ लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन है तो है, ये होगा। ठीक है, पीएम होता है। ठीक है, पीएम होता है। कौन, विपक्ष का जो नेता होता है वो भी पीएम होता है, लेकिन कैसा होता है, वैकल्पिक होता है। ये कब किस स्थिति में होता है, मान लीजिए कोई सरकार बनी है ना, गवर्नमेंट बनी है कोई, और वो गवर्नमेंट क्या हो गई, वो गवर्नमेंट किसी वजह से गिर गई, बिखर गई, है ना, उसकी सरकार चली गई, खत्म हो गई, तो क्या होगा कि कोई सरकार नहीं, कोई पावर में नहीं है। तो अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको जो है वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कहेंगे कि आप जो है वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में बन जाओ जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के नेता को देखा जाता है। तो ये व्यवस्था भी देखी जाती है भारतीय जो है संसदीय व्यवस्था में। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगी। बस जरूरी है कि आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को देख लें। तो ये एक तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो संसदीय व्यवस्था है वो क्या होती है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट जो है आप लोगों के माइंड में अब क्लियर हो गया होगा कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, राष्ट्रपति व्यवस्था वाली क्या थी, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध से हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, और ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है उसमें, और भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है। तो शुरुआत में हमने आपको बताया कि जो कोई भी देश, जो एक मुख्य रूप से देश है, भारत देश है, तो इसमें जो है सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, जो सरकार के अंग अगर हम बोलें तो प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, या कहा जाए कि राज्य के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो एक तो कार्यपालिका हो गया आपका, है ना, और एक विधायिका हो गया। इन दोनों के बीच में ही तो संबंध अच्छे से बताते हैं कि कैसा सरकार है हमारे यहाँ, कैसी व्यवस्था है। और एक न्यायपालिका हो गई, न्यायपालिका। ठीक है जी। तो यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 चीजें हैं बड़े अच्छे से। कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करने का काम करती है, विधायिका कानून को बनाने का काम करती है, और न्यायपालिका कानूनों की वास्तविक जो वैधिकता है, संवैधानिकता है, उसको एक तरीके से जांचने का काम करती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कार्यपालिका को लेकर। किस पे बात करेंगे, कार्यपालिका को लेकर। तो कार्यपालिका को लेकर हम जो है कंसेप्ट को शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बस यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि कार्यपालिका जो है वो एक तो संघ की कार्यपालिका होगी, संघ की कार्यपालिका होगी, और एक कार्यपालिका जो होती है वो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका। जो हमारे यहाँ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ये सब जो हैं इनकी भी तो कार्यपालिका है, यहाँ पर भी तो सरकार है, तो ये कार्यपालिका होगी। तो इस संघ की जो कार्यपालिका है इसका निर्माण जो होता है, जिसका अगर हम निर्माण देखें तो किन से मिलकर होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, या फिर यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी आएंगे। अभी तो उपराष्ट्रपति नाराज हो जाएंगे अगर इनको नहीं लिखा तो। चलिए, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति हो गए, फिर पीएम हो गए, और उनका पीएम और पीएम तथा मंत्री परिषद लिख लेते हैं, मंत्री परिषद उनका। बगैर मंत्री परिषद के पीएम क्या करेंगे, है ना, फिर तो पीएम ही नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद
न्यायवादी, न्यायवादी। एक बात याद रखिएगा, ये सभी के सभी अस्थायी कार्यपालिका हैं, है ना, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं ये सभी के सभी। क्यों? क्योंकि इनका जो टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी निकल देंगे। लेकिन जो स्थायी आते हैं वो कौन से आते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। इनका जो निर्माण होगा वो सेम कुछ इसी तरीके से ही होगा, बस पदनाम बदल जाएंगे। जैसे राज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए राज्य में, मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री, और उनका मंत्री परिषद हो गया, यहाँ पर भी मंत्री परिषद हो गया, और ये महाधिवक्ता हो गया यहाँ पे, महाधिवक्ता। ठीक है जी। तो यहाँ पर इनसे जो है राज्य की कार्यपालिका बनती है। तो संघ की कार्यपालिका का जो जिक्र है केंद्र में अगर देखा जाए तो केंद्र में संसदीय व्यवस्था का जो जिक्र है, संसदीय व्यवस्था का कितने से कितने तक है, 74 और 75 में है। 74 और 75 में संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था कहाँ बताई गई है, केंद्र में बताई गई है। कहाँ बताई गई है, केंद्र में बताई गई है। उसी तरीके से राज्य में अगर संसदीय व्यवस्था की बात करें तो 163 और 164 कैसी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। देखिए संसदीय व्यवस्था राज्य में भी तो है, राज्य में जो कार्यपालिका है वो वहाँ के विधानमंडल के लिए उत्तरदायी है, और यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो यहाँ के संसद के लिए उत्तरदायी है। तो ये संसदीय व्यवस्था का जिक्र 163 164 में कहा राज्य में किया गया है, 74 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, ये वाली जो व्यवस्था है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक बताया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कितने से कितने तक बताया गया है, ये भाग 6 में 153 से 167 तक बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक, भाग 6 में 163 से 167 तक जो है किसके विषय में बताया गया है, राज्य की कार्यपालिका के विषय में बताया गया है। 163 लिख दिए, 153 से 167 तक किस में बताया गया है, राज्य की कार्यपालिका के विषय में बताया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्यपालिका जो है कहाँ कहाँ, एक तो संघ की कार्यपालिका होगी, संघ केंद्र में भी एक संसदीय व्यवस्था है ना, जो संसदीय व्यवस्था है वो 74 75 में बताया गया, राज्य में संसदीय व्यवस्था 163 164 में बताया गया है। लेकिन अगर हम केंद्र में कार्यपालिका देखें तो उसका निर्माण इन सबसे मिलकर होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। इनके बारे में अगर संघ की कार्यपालिका को देखें तो भाग 5 में बताया गया है 52 से 78 तक। और राज्य की जो कार्यपालिका है उसका निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता में बताया गया है, और ये भाग 6 में है, 153 से 167 के बीच में इसमें बताया गया। तो भैया अगली क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम इसी पर बात करेंगे, संघ की कार्यपालिका के विषय में बात करेंगे और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे हैं, उपराष्ट्रपति, पीएम, महान्यायवादी, इन सभी की बातों पर डिस्कशन अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास डिपेंड करती है आप लोगों पर कि इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के द्वारा या आपके मित्रों के द्वारा आपने कितना शेयर किया, और कितने जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ वो व्यूअर्स हैं, मैं देखता हूँ डेली कि वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लेकिन वो देखते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये डिसाइड होगा कि आप लोगों क्या कितना व्यूज़ आते हैं, कितने लाइक्स होते हैं, और कितना ये वायरल होता है, और कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि अगली क्लास जो है आप लोगों को कितनी जल्दी मिल पाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा 5 घंटे का एक प्लान बना के बैठा हुआ हूँ मैं, बस ज़रूरत है सब्सक्रिप्शंस की एक वायरल होने की। चलिए, तो इसके साथ ही अगली क्लास में मिलते हैं पॉलिटी के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।